Everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic heads of income. So इसमें बेसिकली हम इनकम टैक्स की बात करेंगे. तो इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, इनकम के सोर्सेस के बेसिस पे आपका टैक्सेशन डिसाइड होता है. इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वही गवर्न करता है कि इंडिया में इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस को कैसे टैक्स किया जाएगा. तो आपकी जो भी इनकम्स हैं, कोई प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, डिविडेंड है, कोई आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहीं से मिली है, डोनेशन रिसीव हुई है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, कोई अलाउंसेस है जॉब रिलेटेड, कोई आपको कैपिटल गेन हुआ है, आपने कोई एसेट बेची है उस पे गेन हुआ है, आपने लॉटरी जीती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस जो होते हैं बिजनेसेस में, इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ पैसे मिले हैं, सब्सिडीज मिली हैं, की मैन इंश्योरेंस का पैसा है, कोई आपको पैसे मिले हैं, इशू किए गए हैं शेयर्स फेयर वैल्यू से ज्यादा. ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, उससे ज्यादा में आपने शेयर्स इशू किए हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको रिसीव हुआ है शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा अगर आपको पैसा रिसीव हुआ है तो उस एक्स्ट्रा पैसे पे भी प्रॉफिट लगता है. ओके, कोई अलाउंसेस है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए आपकी कंपनी आपको दे रही है, उस पे भी टैक्स लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे की इंश्योरेंस, की पर्सन इंश्योरेंस हमने देखा. अगर मान लो आपकी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन काम करता है कि जिसके जाने पे कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है, तो कंपनी की पर्सन इंश्योरेंस करवा लेती है कि अगर ये पर्सन चला जाता है या इसकी डेथ हो जाती है तो फिर कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उस पर्सन को नहीं. कंपनी को उसके जाने का नुकसान है तो उसको पैसा मिलेगा. ठीक है, तो वो कंपनी ही प्रीमियम भरती है, कंपनी को ही पैसा मिलता है, तो वो जब पैसा मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा. तो सारी चीजें आपके प्रॉफिट्स, गेन्स, इनकम्स, डिविडेंड्स, लॉटरी, सब पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. ओके, तो देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अगर मेरे को कोई भी इनकम टैक्स पे करना है, कोई भी पेनल्टी पे करनी है, तो मैं असेसी हूँ. ठीक है, तो एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर. मान लीजिए कि 2024-25 की जो इनकम होगी मेरी, उस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा. 2025-26 के अंदर मेरा असेसमेंट होगा. तो 2024-25 जिसमें मैंने पैसा कमाया, ये है मेरा प्रीवियस ईयर. और जिसमें मैं टैक्स पे कर रही हूँ, उस पे जब मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, वो है हम मेरा असेसमेंट ईयर. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर. एंड असेसमेंट ईयर, the income earned in previous year is assessed and taxed due on that income is calculated and paid. तो आपने जो दो अभी कौन सा आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, इस फाइनेंशियल में जो भी आप अर्न करोगे 2025-26 में आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे, तो वो असेसमेंट ईयर है. ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो हम ऐसे ही करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो कमाया, असेसमेंट ईयर में हमने उस पर टैक्स पे कर दिया. लेकिन अगर आपने मान लो कोई नया बिजनेस शुरू किया, आपने अक्टूबर में अपना बिजनेस शुरू किया, तो क्या आप अक्टूबर टू अक्टूबर टैक्स पे करोगे? नहीं. आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो अप्रैल टू मार्च ही रहेगा. आपने अगर अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो अक्टूबर टू मार्च का आप जो है वो टैक्स पे कर देंगे. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 मार्च को अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो 30 से 31 मार्च 2 दिन के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल कर दो. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ये बोलो कि मेरा तो अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट हो तो मैं अक्टूबर से लेके अगले सितंबर तक के लिए एक ईयर में मानूंगा. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम इस साल शुरू हुआ है, तो जब से शुरू हुआ है तब से लेके 31 मार्च तक के लिए आपका असेसमेंट तब का आप कर लोगे. ठीक है, तो यही आपका असेसमेंट होता है. अब जो एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम के 5 हेड्स होते हैं. एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी. जो भी मुझे सैलरी मिल रही है, मान लो मुझे सैलरी मिलती है साल की 7 लाख रुपए, ये मेरी होगी इनकम फ्रॉम सैलरी. फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हो सकता है कि एक घर में तो मैं रहती हूँ, एक मेरे पास एक्स्ट्रा घर है, उससे मुझे किराया आता है. मान लो साल का मुझे 1,20,000 किराया आता है, तो ये यहाँ से मुझे इनकम आ रही है. फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड गेन्स, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई प्रोफेशनल हो, जैसे सीए है, डॉक्टर है, तो आपका जो इनकम होगी वो यहाँ पे आएगी. मान लो कि मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मुझे सिर्फ 50,000 हुआ है. ओके, उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जब मैं कोई एसेट सेल करती हूँ, मैंने मान लो कार खरीदी थी 10 लाख की और मैंने बेच दिया उसको 7 लाख में. ठीक है, तो अभी उसका
करंट वैल्यू कार का, ये तो ली 10 लाख की थी, अभी कितना उसका मान लो वैल्यू 6 लाख था मार्केट वैल्यू, लेकिन मैंने 7 लाख में बेच दी, 1 लाख का प्रॉफिट है। या मैंने शेयर्स खरीदे थे 500 पर शेयर और मैंने बेचा 600 पर शेयर, तो 100 रुपया पर शेयर का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो वो जो मैंने एसेट बेचने पे जो मुझे फायदा मिलता है उस पे भी मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, 36 महीने से ज्यादा अगर आप एसेट होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उससे कम के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन सिक्योरिटीज और शेयर्स अगर आप 12 महीने से ज्यादा भी होल्ड करते हो तो भी यही माना जाता है, बेचते हो फिर माना जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब जो चीजें इन किसी भी हेड में नहीं आ रही हैं उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानते हैं। जैसे लॉटरी, लॉटरी से मैंने कोई पैसा जीता तो वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। बैंक से मुझे जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। गैम्बलिंग के थ्रू कोई पैसा आया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। तो जब मेरी टैक्स कैलकुलेट होगा तो ये 7 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 50,000, अगर मानो मेरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है 10,000, वो ऐड कर लो, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लो 500 रुपए है। ये सारे मिला के मेरी इनकम जो होगी ग्रॉस इनकम, उसमें से फिर डिडक्शंस माइनस होती हैं। आपको जो सरकार है वो कुछ डिडक्शंस अलाउ करती है, 80C 80D की डिडक्शंस माइनस करती है। आप सेविंग्स करो, आप इंश्योरेंस करवाते हो, आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, वो आपको डिडक्शंस अलाउड होती हैं 1.5 से 2 लाख रुपए तक की। वो माइनस करके फिर जो आपका नेट इनकम बचती है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास एक तो ओल्ड रिजीम है टैक्सेशन के लिए, एक न्यू रिजीम है। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको डिडक्शंस ज्यादा नहीं मिलती हैं, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस है, 80C 80D 80U, बहुत सारी डिडक्शंस है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं एज एन टैक्स पेयर हमें पता होने चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देख लेते हैं। अंडर विच हेड्स ऑफ इनकम आर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी टैक्सेबल? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो कहीं पे नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। लॉटरी का जो पैसा है उस पे जो टैक्स लगता है, जैसे अगर आपको केबीसी पे गए, केबीसी में अगर आपने 1 करोड़ जीता तो सीधा सीधा 30-35 लाख तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आपकी जेब में 60-65 लाख आएंगे, और वो जो टैक्स कौन से हेड के अंडर होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे। और अभी आप जो है कैब 75 कोड यूज करेंगे, 75% ऑफ होगा। एंड एक बार आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मे बी किसी किसी दिन 80% ऑफ भी अवेलेबल होता है, तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं। तो एडवांस में प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट करिए क्योंकि थोड़ा सा इसका लेवल एग्जाम का हाई रहता है। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।